Good morning. Today is 23rd November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. पहला आर्टिकल आज डिस्कशन का बीसीसीआई में रिफॉर्म से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीसीसीआई में रिफॉर्म्स लाने के लिए लोधा कमेटी का गठन किया गया था, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। सबसे पहले तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। आईपीएल में आपको याद होगा 2013 में स्कैंडल हुआ। स्कैंडल उसमें बैटिंग के चार्जेस लगे कुछ प्लेयर्स पर, और जो उस टाइम के चीफ थे श्रीनिवासन, उनके दामाद गुरुनाथ मैप्पन पर। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था लोधा कमेटी, जो ये फॉर्मर सीजीआई थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इस कमेटी का दायरा था कि बीसीसीआई में वाइड स्प्रेड रिफॉर्म्स लाए जाएं हर एक दायरे में। तो उसके बाद से इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। जब लोधा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी तो ये देखिए कुछ रिकमेंडेशन जो इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि जो आईपीएल है और बीसीसीआई दोनों की जो वर्किंग है, गवर्नेंस है, वो अलग बॉडीज के द्वारा होनी चाहिए, और आईपीएल को एक लिमिटेड ऑटोनॉमी देने की बात इन्होंने कही। और इन्होंने कहा कि कोई भी बीसीसीआई का जो ऑफिस बीरर है, यानी बीसीसीआई में जिसने पद ग्रहण किया है, दो पोस्ट पे वो साइमल्टेनियसली पद ग्रहण नहीं कर सकता, यानी दो पोस्ट पे वो नहीं रह सकता। और कोई भी मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है वो बीसीसीआई का पदाधिकारी नहीं हो सकता। 3 साल का टेन्योर रखा और लिमिट रखी कि 3 टाइम तक हो सकता है, एक बार में 3 साल का, और लिमिट 3 साल तक। एक स्टेट का एक वोट होना चाहिए, और एथिक्स ऑफिसर के गठन की उन्होंने बात कही, यह देखने के लिए कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं। इस तरह के रिफॉर्म्स इन्होंने लाए लोधा कमेटी ने। लेकिन अब देखिए, अगर ये सारे के सारे रिफॉर्म्स अगर बीसीसीआई इंप्लीमेंट करती, तो फिलहाल के जो बीसीसीआई के पदाधिकारी हैं, आप देख लीजिए अनुराग ठाकुर एक एमपी हैं, बीजेपी के एमपी हैं हिमाचल प्रदेश से। ना सिर्फ अनुराग ठाकुर, और भी बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे ही जो पदाधिकारी हैं वो या तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या फिर आप देखिए पॉलिटिशियंस हैं, ज़्यादातर वैसे पॉलिटिशियंस हैं। तो बीसीसीआई ने यह रिफॉर्म नहीं माने। उन्होंने कहा, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ वो टाल मटोल करते रहे। उन्होंने कहा कि यह करेंगे तो आईसीसी से हमारी जो रिकॉग्निशन है वो ख़त्म हो जाएगी। बाद में उन्होंने जो काटजू हैं, पूर्व जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के काटजू, उनकी भी मदद ली। काटजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा ही नहीं है इस बात पर बोलने के लिए, क्योंकि बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने एक हार्ड लाइन लेना स्टार्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो आप रिफॉर्म लाइए, नहीं तो हम रिफॉर्म लाएंगे अपने हिसाब से। तो उसी हिसाब से, उसी कड़ी में अब ये, यानी अब फाइनल कंक्लूजन इस बात का, पूरे रिफॉर्म्स, इस पूरे विवाद का होने वाला है। अब लोधा कमेटी ने फाइनली एक नाम सजेस्ट किया है। लोधा कमेटी ने फाइनली कहा है कि सभी पॉलिटिशियंस को और जो लोग 70 साल से ऊपर हैं उनको आप हटा दीजिए। यह बात फाइनली कही है अब लोधा कमेटी ने। इन्होंने एक नाम भी सजेस्ट किया है, जीके पिल्लई जो एक फॉर्मर होम सेक्रेटरी है, इनका नाम सुझाया है लोधा कमेटी ने कि आप इन्हें एज गाइड के तौर पर नियुक्त कीजिए, ताकि ये देख सकें या रिफॉर्म्स लाने में मदद कर सकें। तो अब बढ़ते हैं कुछ आर्टिकल की तरफ में। ये सारा कंटेक्स्ट था। देखिए, ये तो डिसअपॉइंटमेंट है कि अभी एक ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज चल रही है इंडिया और इंग्लैंड की, और पूरा का पूरा सीजन पैक है, और फिर भी इस क्रिकेट के जो अफेयर्स हैं उनमें इस तरह का उथल पुथल देखने को मिल रहा है। तो ये रियली इट इज़ डिसअपॉइंटिंग। और जो क्रिकेट बॉडीज़ हैं वो रिफॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वाई दे आर रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट द रिफॉर्म्स? दे आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्रिकेट। एंड सुप्रीम कोर्ट, जब से सुप्रीम कोर्ट ने लोधा कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है, तभी से यह साफ हो गया था कि ये बाइंडिंग है, यानी आज नहीं तो कल बीसीसीआई को ये एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो अवॉइड कर सकें, जिससे ये भाग सकें। मेन जो इश्यूज हैं, सबसे बड़ा इश्यूज तो वो 70 साल और जो पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स का है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि सारे के सारे तो पॉलिटिशियंस ही हैं। अगर वो रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका मतलब है उनकी छुट्टी। वो क्यों चाहेंगे अपनी छुट्टी? इसीलिए वो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे जो स्टेट एफिलिएट्स हैं बीसीसीआई के, यानी जो स्टेट बॉडीज़ हैं बीसीसीआई के, वो ये कह रही हैं कि हम तो बीसीसीआई से रिलेटेड ही नहीं है। डोंट कंसिडर आवर सेल्फ आर रिलेटेड टू द बीसीसीआई, सो वाई वी इम्प्लीमेंट दोज रिफॉर्म्स? व्हाट इज नीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द रिफॉर्म्स इन आवर बॉडीज? तो वह यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बीसीसीआई से रिलेटेड नहीं है, तो हम रिफॉर्म्स नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। 1 स्टेट 1 वोट, ये भी एक ऐसा इशू है जिस पर ज़्यादा विवाद है। लोधा लेटेस्ट क्या हुआ है वो भी हमने डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि सभी को रिमूव कर दीजिए और एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति कीजिए जो देखेगा सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसपेरेंट हो, और ऑडिट होना चाहिए सारी चीज़ों का, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और आईपीएल मैचेज, इन सब का ऑडिट होना चाहिए। अब कई सारे क्वेश्चन इसमें उठते हैं कि लोधा कमेटी को क्या आवश्यकता थी, क्योंकि देखिए पहले ही इस बात पर आरोप लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट
एक अपने जुडिशियल ओवररीच है। कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आरोप लगाते हैं कि जुडिशियल ओवररीच है, बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। तो और उसके बाद से ये लोधा कमेटी ने का एक नाम सुझाना, पर्टिकुलर नाम जीके पिल्लई का उन्होंने नाम बताया कि आप इन्हें अपॉइंट कीजिए। तो क्या जरूरत थी उनको एक पर्टिकुलर नाम सुझाने की? सुप्रीम कोर्ट अपने आप से डिसाइड कर लेती कि उन्हें ऑब्जर्वर चाहिए या नहीं चाहिए। सो यह तो कंफ्यूजिंग है कि उन्होंने नाम क्यों सुझाया। मे बी यह भी हो सकता है कि जो ये पैनल है वो अपसेट है। देखिए कई सारी चीज़ें हुई हैं इससे पहले, जो लुका छुपी हम कह रहे हैं कि विवाद की स्थिति, कई चीज़ें हुई। इवन लोधा कमेटी के मना करने के बावजूद एनुअल जनरल मीटिंग हुई बीसीसीआई की, उनमें बीसीसीआई ने उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने की बात कही जिसे लोधा कमेटी ने मना किया गया था। यानी सिलेक्टर्स की संख्या 3 होनी चाहिए, बीसीसीआई ने 5 की, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। जब लोधा कमेटी ने यह कहा कि आप फंड्स मत दीजिए स्टेट बॉडीज़ को, तो बीसीसीआई ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया कि लोधा कमेटी हमें कह रही है कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। तो ये कई सारे इश्यूज थे जिससे लोधा कमेटी शायद गुस्से में आ गई, तभी उन्होंने इस तरह का ड्रास्टिक कदम उठाया और एक पर्टिकुलर नाम सुझाया। अब बीसीसीआई प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के पास में 3 दिसंबर तक का टाइम है, यानी 3 दिसंबर तक उनको ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने हैं। अदरवाइज फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो अपना डंडा चलाएगा कि रिफॉर्म्स किस हिसाब से इंप्लीमेंट करने हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट को भी एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी तो आनी ही चाहिए, नो डाउट, लेकिन एक बैलेंस भी स्थापित होना चाहिए रिफॉर्म्स के बीच में और ऑटोनॉमी के बीच में, क्योंकि बीसीसीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है, तो इसकी जो ऑटोनॉमी है वो भी बरकरार रहनी चाहिए और रिफॉर्म्स भी इसमें आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी इसकी वर्किंग होनी चाहिए। तो ये सारा आर्टिकल था। जो अगला जो आर्टिकल है ये जीका वायरस से रिलेटेड है। जीका वायरस आपको पता होगा, अब तो इसे वो भी कर दिया, मतलब WHO ने इसको इमरजेंसी भी जो डिक्लेयर करी थी उसको भी समाप्त कर दिया। जीका वायरस का नाम आता है युगांडा के फॉरेस्ट से। सबसे पहले ये युगांडा में देखने को मिला था और वहीं से इसका नाम आता है। जीका फॉरेस्ट यानी है युगांडा में। तो पिछले साल करंट अफेयर में ज़्यादा था, लेकिन यूपीएससी का क्या है, यूपीएससी 4-5 साल के कंटेम्प्रेरी अफेयर जरूर पूछती है। मतलब देखिए, अगर अब आपको पेपर देना 2017 में, तो अगर 2015 में, 14 में, 13 में, मतलब 4-5 साल की जो भी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन, जो भी कंटेम्प्रेरी इवेंट है, उनको पढ़ना जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो 4-5 साल की कंटेम्प्रेरी इवेंट्स होती हैं ये रिपीट होती रहती हैं। मतलब जैसे जीका वायरस पहले काफ़ी बार रिपीट हुआ, आज भी रिपीट हो रहा है। बस हमें क्या करना है, हमें रिवाइज करना है टाइम टू टाइम पे। जैसे आज जीका वायरस की 3-4 बातें हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। रिपीट होती जाती हैं चीज़ें, लेकिन हमें रिवाइज करते रहना है। सबसे पहले ये युगांडा के फॉरेस्ट से डिटेक्ट हुआ था वहाँ पे, और जो मंकी में, बंदर में पाया गया था सबसे पहले 1947 से लेके यहाँ 1952 के बीच में। यह इस वायरस से फैलता है एडिस अगेन। तो यही भी डेंगू के लिए भी यही होता है, मॉस्किटो जो होता है। और ये नीचे लिखा भी है, डेंगू और चिकनगुनिया में भी यही जो वायरस होता है मच्छर का। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा तो फैला लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में। ब्राज़ील में तो बहुत सारे केसेस इसमें देखने को मिले, और उसके बाद में इमरजेंसी तब डिक्लेयर करी थी WHO ने जब इवन यूएस तक यह फैल गया था। तो देखिए यूएस में अगर कोई डीज फैलेगा तो मतलब डेफिनेटली WHO के लिए तो वो इमरजेंसी होएगी ही। और वैसे तो देखिए बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जो अफ्रीका में हैं, लेकिन WHO उन पे कुछ एक्शन तो लेता है। ऐसे नहीं कह सकते WHO कुछ एक्शन लेता है, लेकिन हरकत में तभी आता है जब इस तरह की डिजीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर वहाँ फैलता है। तो देखिए जीका वायरस से होता क्या है, जीका वायरस का सबसे ज़्यादा असर तो न्यू बॉर्न बेबीज़ पे होता है और उनके हेड पे होता है। यहाँ पे देखिए इनका जो, इससे जीका वायरस से जो माइक्रोसेफली जो ये डीज फैलता है, इससे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होती है उनका हेड का साइज़ है वो छोटा, बिलो एवरेज रहता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो ब्रेन ग्रोथ करता है उनकी नॉर्मल रेट से कम ग्रो करता है, यानी स्लो ग्रोथ रेट होती है ब्रेन की। और जो सिर की यानी हेड की सरकमफ्रेंस है वो भी लेस देन 31 to 32 सेंटीमीटर होती है। तो यानी सिर का आकार थोड़ा एबनॉर्मल होता है। यहाँ पे देखिए सिर का आकार थोड़ा एबनॉर्मल है। तो अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ में। अब क्या है, अब WHO ने इसे डिक्लेयर किया कि जो जीका वायरस है अब नो लॉन्गर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, यानी अभी ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। अब देखिए जीका वायरस में कम से कम 2300 केसेस सामने आए। 2300 केसेस, ऐसे केसेस जो माइक्रोसेफलिस डी से जो हमने अभी डिस्कस किया उससे ग्रस्त लोग सामने आए। इससे प्रभावित होकर 1 फरवरी को इन्होंने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, क्योंकि देखिए हाई नंबर ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सामने आ रहे थे ब्राज़ील में और इवन फ्रेंच पोलिनेशिया 2014 के अंदर में। और देखिए
कुछ रीजंस जो बताए गए जिसलिए ये पब्लिक इमरजेंसी लगाई, वो रीजंस ये हैं। पहला रीजन तो ये है कि कुछ अननोन कैजुअल लिंक था वायरस के बीच में और माइक्रोसेफली जो ये डीज है उसके बीच में और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस के बीच में, तो ये लिंक नहीं पता लगा पा रहे थे। और दूसरा ये रीजन है कि पूरे ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड में फैलने का इसका खतरा पैदा हो गया था। और तीसरा रीजन है कि कुछ दवाइयां भी उस टाइम पर नहीं थी, डायग्नोस्टिक टूल किस हिसाब से इसका इलाज किया जाए, क्या टेस्ट इसके लिए रखा जाए, कुछ भी नहीं पता लग रहा था। और एक इम्यूनिटी का भी लैक था इस वायरस के प्रति न्यूली अफेक्टेड कंट्रीज में, यानी जो नए नए देश इससे ग्रस्त हैं उनमें भी कुछ इम्यूनिटी का पता नहीं लग पा रहा था, लैक ऑफ इम्यूनिटी थी। तो ये सारे रीजंस थे, 4-5 रीजंस थे, ये बताए गए थे जब पब्लिक इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद में देखिए लिंक था, मई में लिंक पता लग गया। मई में साफ साफ साइंटिस्ट ने एक लिंक खोज निकाला किस रूट से ये फैलता है, और तब तक देखिए 67 कंट्रीज़ में ये फैल चुका था। अभी भी ये 67 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें ठीक है, एक बात अच्छी है कि इसको जो फैल रहा था जल्दी से उस पर थोड़ी लगाम कसी है, लेकिन हमें आराम से नहीं बैठना होगा। हमें अभी विजिलेंस और जो हमारे एफर्ट्स हैं उसको जारी रखना होगा, क्योंकि ये कभी भी इस तरह के डिजीज़ कभी भी दोबारा से एक आक्रामक रूप ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए अभी भी यह नहीं पता कि क्या इसके चैलेंजेस हैं, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ चैलेंजेस जो इस रोग ने पैदा किए हैं, वो हमें अभी भी उसका एक अंदेशा नहीं लगा पाए हैं पूर्ण रूप से। एक सस्टेन्ड रिसर्च और डेडिकेटेड रिसोर्सेज इस जो डीज है उस पर होने चाहिए, और WHO द्वारा ये हमेशा रिसर्च चलती रहनी चाहिए। और जो ग्लोबल इमरजेंसी का एंड हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि जो ग्लोबल अलर्ट है वो कम हो गई है, ऐसा WHO ने का भी मानना है। उन्होंने कहा कि जो खतरा है वो अभी भी बरकरार है। तो ये कोई भी रिलेशन इसका नहीं है कि हमने अगर इसका एंड ऑफ ग्लोबल इमरजेंसी कर दिया, इसका मतलब कि जो डीज के खतरा है या फिर केसेस है उसमें कमी आई है। उसके रीजंस अलग थे, क्योंकि क्यों इमरजेंसी लगाई गई थी उस रीजंस में थे कि तब दवाई नहीं थी और लिंक नहीं पता लग रहा था। तो अब लिंक का पता लग गया, कुछ मेडिसिन भी अब आ गई हैं। ये देखिए ग्लोबल सर्च जो है इफेक्टिव मेडिसिन और डायग्नोस्टिक टेस्ट की, वो भी कम नहीं होनी चाहिए, और अवेयरनेस के लिए जो कैंपेन चलाया जा रहा है वो भी चलता रहना चाहिए। देखिए ब्राज़ील का कंपेयर करें, यह भी पता लगाना जरूरी है कि ये डीज ज़्यादा ब्राज़ील में क्यों फैला, मतलब ब्राज़ील में ही इसके सबसे ज़्यादा क्यों केसेस सामने आए। अगर ये लिंक हमें पता लग गया कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा क्यों फैला, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये डीज क्यों फैलता है और क्या इसके रिपरकशंस होते हैं। यह ट्रेंड अभी भी जाना है। देखिए जब ये डीज फैला था तो मेडिकल जर्नल्स फ्री प्रोवाइड किए गए रिसर्चर्स को, तो यह ट्रेंड अभी भी जारी रहना चाहिए और मेडिकल जर्नल्स फ्रीली शेयर होने चाहिए, ताकि इस जो रोग से रिलेटेड, जीका वायरस के जो डीज है इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पाई जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जा सके। तो ये सारा आज का आर्टिकल था जीका वायरस से रिलेटेड। देखिए अगला जो आर्टिकल है वो वही ट्रंप और हिलेरी से रिलेटेड है। पता नहीं क्यों डेली ये ट्रंप और हिलेरी से रिलेटेड आर्टिकल देते हैं। आज भी वही वो कारण खोजने की कोशिश करते हैं, डेली हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो खोजने की कोशिश करते हैं कि क्यों ट्रंप जीते, क्यों हिलेरी हारी। तो तमाम तरह के लोग अपने अपनी राय देते हैं। कोई कहता है सोसाइटी में गलती थी, कोई कहता है ट्रेंड चला रहा है, कोई इसको बाकी फेनोमेनन से रिलेट करता है, ब्री एग्जिट। तो ये हमारे UPSC से रिलेटेड एक लेवल के बाद में ज़्यादा है नहीं, ये ज़्यादा क्यों जीता क्यों हारे। अगला जो आर्टिकल है ये जेनरिक ड्रग्स और एक डाटा एक्सक्लूसिविटी उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो देखिए इस आर्टिकल में क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि डाटा जो एक्सक्लूसिव क्लोज होता है ये होता क्या है। एक्सक्लूसिव बोलने में दिक्कत आ रही है, एक्सक्लूसिव तो देखिए एक्सक्लूसिव जो ये क्लास होता है ये किस लिए होता है, प्रोटेक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। प्रोटेक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स जो होता है उनको बचाने के लिए होता है। इससे क्या होता है, जो ये बड़ी कंपनीज होती है MNC, तो ये रेगुलेटरी जो बॉडीज होती हैं उनको अपने डेटा से क्लिनिकल डेटा है वो सबमिट करती हैं। तो उसके अंदर में एक क्लोज है, ये जो हमारा कॉस्मेटिक्स एक्ट है उसके अंदर में एक क्लोज है कि 4 साल तक, यानी जब ये अपना बड़ी कंपनीज अपना जो डेटा सबमिट करेंगी 4 साल तक, अगर उन जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनका डाटा एक्सेप्ट भी कर लिया और क्लियरेंस मिल गई जो ड्रग को है, 4 साल तक जो इनका डाटा है वो नया ही रहेगा, यानी जो ड्रग है वो नया ही रहेगा। 4 साल तक किसी भी जेनरिक कंपनीज को वो अनुमति नहीं दे सकते उस ड्रग को प्रोड्यूस करने की। यानी ये क्लास डाटा एक्सक्लूसिव जो क्लास है वो IPR से रिलेटेड है, IPR प्रोटेक्शन।
तो बस यही है और उससे रिलेटेड आज आर्टिकल है। कंटेक्स्ट क्या है, अब जो डाटा एक्सक्लूसिव क्लोज है इसको गवर्नमेंट ने 4 साल से बढ़ाकर 10 साल बढ़ाने की बात कही है। यानी जो वो ड्रग है, जो बड़ी एमएनसीज हैं वो अपना डेटा सबमिट करेंगी अपनी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, तो इनका जो ड्रग है वो 4 साल तक नहीं बढ़कर 10 साल तक नया रहेगा, यानी न्यू रहेगा, और उस पर जेनरिक जो कंपनीज हैं वो नहीं प्रोड्यूस कर सकती, यानी वो अपना नया क्लिनिकल डेटा प्रोड्यूस करके अनुमति नहीं ले सकती। तो थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी आपको अब आएगी, आर्टिकल के अंदर में आएगी। देखिए कंटेक्स्ट तो यही है कि गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 4 साल से 10 साल करने की बात कही है। और इंडिया हमेशा से जो यूएस है और ईयू है इनके प्रेशर को रेसिस्ट करता है, क्योंकि देखिए सारी की सारी जो बड़ी कंपनीज हैं, ड्रग मेकिंग कंपनीज हैं, ज़्यादा अच्छी रिसर्च तो वहीं है ना, यूएस और ईयू में ही तो ज़्यादा रिसर्च होती है, वहीं ज़्यादा रिसर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो ये जो ड्रग कंपनीज हैं ये सारी की सारी इनकी है। तो इंडिया हमेशा से बात करता है कि जेनरिक ड्रग्स प्रोड्यूस होनी चाहिए और ये जनता के लिए अच्छा है और हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा हम इनके एफर्ट्स को रेसिस्ट करते हैं। इस जो अब हम जिस एक्ट की बात कर रहे हैं वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, डीसीए एक्ट में जो ये क्लोज है, डाटा एक्सक्लूसिव क्लोज है। अब देखिए, अब ये वही बात जो हमने अभी डिस्कस करी, जो है जो ड्रग है वो नया ही रहेगा इवन आफ्टर ड्रग इज अप्रूव्ड। अगर जो अथॉरिटी है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जो भी ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो इनके ड्रग को एक्सेप्ट भी कर लेती है, अप्रूव भी कर देती है आफ्टर उसके बाद में, प्रोसेस के बाद में, ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में। प्रोसेस क्या होती है, देखिए प्रोसेस ये होती है, इन एमएनसीज कंपनीज को क्लिनिकल ट्रायल करने होते हैं, इनको क्लिनिकल ट्रायल करने होते हैं, और उसके बाद में ये सारा क्लिनिकल लोकल क्लिनिकल ट्रायल का डेटा है वो रेगुलेटरी बॉडी को सबमिट करती हैं। और उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या होता है कि ये अगर जो बॉडीज़ हैं वो जो ये सारा का सारा डेटा इनका एक्सेप्ट भी कर लें कि मान लें कि हाँ भाई आपने जो रिसर्च करी है सही है और आपका ड्रग भी सही है, आपके ड्रग का बायोमोलिक्यूल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जनता के ऊपर में, यानी ड्रग अप्रूव हो गया, फिर भी जो इनका ड्रग है वो 4 साल तक नया ही रहेगा, यानी 4 साल के अंदर में कोई भी जेनरिक कंपनी इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो बात यही है, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। अब कंटेक्स्ट ये 4 साल की जो लिमिट थी, अब प्रपोजल ये है कि इसको 4 साल को बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाए, तो इससे बड़ी एमएनसी कंपनीज को फायदा होगा। देखिए ये राय यह दी जाती है कि कहा यह जाता है कि इन कंपनीज को प्रोटेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन मिलना जरूरी है क्योंकि देखिए अगर इनको फायदा नहीं होगा, कॉमर्शियल बेनिफिट इनको नहीं होगा, तो ये क्यों प्रोड्यूस करेंगी। कोई ना कोई कॉमर्शियल बेनिफिट तो होना चाहिए ना, तो कॉमर्शियल बेनिफिट होगा अगर इनको कुछ फायदा मिलेगा, यानी जैसे पेटेंट में होता है, पेटेंट में 20 साल तक कोई नया ड्रग्स नहीं बन सकता, ऐसे ही इसमें अब इसको 4 साल से बढ़ा के 10 साल तक होना चाहिए, ताकि ज़्यादा फायदा इसको एमएनसी कंपनीज को हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड और एंकरेज हो नए ड्रग्स पैदा करने के लिए, नए ड्रग्स प्रोड्यूस करने के लिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ ऐसा है ही नहीं, मतलब कुछ डाटा ही नहीं है कि एक्सक्लूसिव नॉर्म्स क्या है इंडिया में, क्या नहीं है, क्या इसका इफेक्ट होता है। उसके बाद में क्या होता है, देखिए बड़ा फैक्टर जो है कि ये है कि जो जेनरिक कंपनीज हैं इनको कैसा, इस बात पर कंफ्यूजन है कि जेनरिक कंपनीज को किस तरह का डेटा देना है। यानी देखिए अगर बड़ी कंपनीज हैं, यानी जो बड़ी एमएनसीज हैं, बिग एमएनसीज हैं, इन्होंने अपना क्लिनिकल डेटा दे दिया, यानी उन्होंने प्रूव कर दिया कि हमारे बायोमोलिक्यूल से कोई भी खतरा नहीं है। उसके बाद में अगर कोई भी जेनरिक कंपनी अगर सेम ड्रग पैदा करनी चाहती है तो उसे भी अपना क्लिनिकल ट्रायल का डेटा तो देना ही पड़ेगा ना, यानी वो अलग ड्रग प्रोड्यूस करेगी, अलग ड्रग का मतलब उनका कंपोजिशन होगा उनके ड्रग्स का, वो बिल्कुल सेम तो नहीं होगा। कुछ ऐसा होता है ना जेनरिक में, या तो कुछ अल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हैं या फिर सेम भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी तो दिखाना पड़ेगा क्लिनिकल ट्रायल्स के तहत में कि आपको देखिए 4 साल के अंदर, मेनली बात ये 4 साल की कर रहे हैं, अगर 4 साल के अंदर में उनको यह प्रूव करना है कि जो ड्रग है न्यू नहीं है, हमारे पास भी सेम ड्रग है, हमारे पास भी क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा है। लेकिन इस बात पर कंफ्यूजन है कि उनको किस तरह का डेटा दिखाना है अथॉरिटी की, अगर उनको अप्रूवल लेना है 4 साल के अंदर तो उनको किस तरह का डेटा दिखाना है क्लिनिकल ट्रायल्स का। क्या उनको सेम डेटा दिखाना है जो ओरिजिनेटर यानी पहले बड़ी एमएनसी ने ऑलरेडी दिखा दिया है, या फिर उनका डेटा कुछ अलग होना चाहिए। तो यही तो मेन इश्यू है कि किस तरह का डेटा, किस तरह का क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा इन जो जेनरिक कंपनीज है इनको दिखाना है, अगर उनको 4 साल के अंदर अप्रूवल लेना है उससे रिलेटेड। तो देखिए दिक्कत है कि क्या है, ये जेनरिक कंपनीज वेट कर लेती हैं, वो कहती हैं ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, हम 4 साल वेट ही कर लेंगे, हम क्या अपनी जो क्लिनिकल रिसर्च है वो करेंगे,
4 साल वेट ही कर लो ना, क्योंकि एक तो एम्बिग्यूटी है, हमें तो पता ही नहीं किस तरह का डेटा हमें दिखाना है, ऊपर से इतने सारे इश्यूज हैं क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड। क्यों इश्यूज हैं? देखिए, एक तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है क्लिनिकल ट्रायल्स, एक तो महंगा पड़ता है, ऊपर से इमोरल भी है। इमोरल क्योंकि एनिमल्स पे इतनी ज़्यादा रिसर्च होती है, इनको नुकसान पहुंचता है, उसके बाद में ह्यूमन टेस्ट भी होता है, तो एक तो महंगा पड़ता है, ऊपर से इतनी ज़्यादा इमोरलिटी भी। तो ये जनरिक कंपनीज हैं, ये सोचती हैं कि इससे अच्छा तो 4 साल वेट ही कर लेते हैं, क्या जरूरत है, मतलब 4 साल के अंदर अंदर हम यह प्रूव करके दिखाएं कि जो इनका ड्रग है एमएनसीज का, ये न्यू नहीं है, हमारे पास भी सेम रिसर्च है। इसीलिए ये मतलब इसीलिए तो जेनरिक ड्रग्स को अप्रूव किया जाता है। देखिए, जेनरिक ड्रग्स को एक रीज़न यह भी अप्रूव करने का है, क्योंकि इसलिए इनको अप्रूव किया जाता है जल्दी से, क्योंकि अथॉरिटीज़ को भी यही लगता है कि कोई लॉजिक है नहीं क्लिनिकल ट्रायल्स को दोबारा से करने के लिए। जिस बायोमोलिक्यूल का जो इफेक्ट है ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, यानी अथॉरिटीज़ को ऑलरेडी पता है कि बायोमोलिक्यूल है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एमएनसी कंपनीज ने अपना डेटा दे दिया है, तो उसका इफेक्ट ऑलरेडी पता है हमें। तो क्या जरूरत क्या है, वट इज़ नीड, लाइक वाई सेम ट्रायल्स जो हैं वो दोबारा करें ये जो जेनरिक कंपनीज हैं, इसलिए इनको भी आसानी से अप्रूव कर दिया जाता है। लेकिन जो हमारा कानून है, हमारा जो लेजिस्लेशन है, वो इसके एम्बिगुअस है। हमारा जो लेजिस्लेशन है इस पर, यानी जो ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट है, वो वास्टली ड्राफ्टेड है, इतने सारे क्लास हैं, इतने सारे पेजेस हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी सब्सटेंशिएटिव उस पर नहीं लिखा गया है। और एक बड़ा रीज़न, वन मोर रीज़न क्या है इस पर, देखिए एक बड़ा रीज़न जेनरिक कंपनीज इसलिए वेट करना प्रेफर करती हैं, क्योंकि देखिए इतने सारे फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, फेडरल स्ट्रक्चर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग लॉ हैं, अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडीज़ हैं, और सभी स्टेट्स की अपनी अपनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एक। तो यह भी इनको लगता है कि इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से जाने के बजाय हम 4 साल वेट ही कर लेंगे, यानी उनको 4 साल के अंदर अंदर ये अप्रूवल चाहिए अपना डेटा शो करके, उससे अच्छा तो ये 4 साल वेट कर लें और बाद में इनको आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। अब देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा था कि जो सेंट्रल रेगुलेटर जो है DCGI, यह तो देखिए इंसिस्ट भी नहीं करता अलग क्लिनिकल ट्रायल्स का, यानी बहुत ही लिबरल प्रोसेस इसकी है। ऊपर के बाद में जो 4 साल का डिले होता है उसको बढ़ा के अब 10 साल किया जा रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन उठता है, ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए, बात तो यह उठती है कि आप 4 साल को भी मना कर दें कि डे 1 से ही जेनरिक ड्रग्स को अनुमति होनी चाहिए, ये कंपनीज अपने जेनरिक ड्रग्स बनाए जा सके, क्योंकि गरीबों के लिए होती हैं ये ड्रग्स और गरीबों का इसका फायदा सबसे ज़्यादा होता है। और आप कर रहे हैं उल्टा, यानी 4 साल से इवन डे 1 से करने के बजाय आप इसे बढ़ाकर 10 साल कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? यानी करना तो देखिए आपको डे 1 से ही कर देना चाहिए, 4 साल का क्लास भी खत्म होना चाहिए, यानी जेनरिक कंपनीज को 4 साल वेट ना करना पड़े, और आप इसे बढ़ाकर 10 साल कर रहे हैं। और करना चाहिए आपको 0 टाइम लिमिट, यानी आप डे 1 से इसको कर सकें। तो देखिए, जो ड्रग रेगुलेटर हैं वो बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट होते हैं, देखते नहीं है क्या इसके इफेक्ट होंगे और गरीबों को इससे कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान होगा। तो मेजर गैप्स हैं हमारे कानूनों के बीच में, जो हमारे लेजिस्लेशंस हैं, जो कानून है, रूल्स हैं, उसके बीच में मेजर गैप्स हैं। उसको दूर करने के लिए देखिए उन गैप्स को सबसे पहले तो ये कंपनीज, जो बड़ी MNC कंपनीज है, वो बहुत एक्सप्लॉइट करती हैं, यानी उसका फ़ायदा उठा के अपने फ़ायदे के लिए, यानी सोसाइटी के खिलाफ में होता है और अपने फ़ायदे के लिए इसे इस्तेमाल करती हैं। उसके खिलाफ में जो एडिटोरियल लिखे हैं, इन्होंने PIL फाइल की थी और PIL इनकी एक्सेप्ट नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से ही डिक्लाइन कर दिया। तो इसलिए ये आर्टिकल लिखने वाले थोड़े दुखी हैं। और ये सारा आज का आर्टिकल था इससे रिलेटेड, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड। अगला जो हम आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं वो है रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड। रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड हमने कल 4-5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि ऑडिटिंग होनी चाहिए, कंपलसरी फ्रीक्वेंट ऑडिटिंग होनी चाहिए, एक जो रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, और असेसमेंट होनी चाहिए कहाँ कहाँ गलती हुई। ये सारे कल पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो आज कुछ भी जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो वो यही लिखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, इमोशंस पे नहीं खोलना चाहिए, और एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए। देखिए, ये कहते हैं कि अभी इमोशंस हाई हैं, यानी अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, तो अभी एक्सीडेंट हुआ है तो अभी इमोशंस थोड़ा ज़्यादा हाई हैं, बजाय इसके कि हम फायर फाइटिंग करें, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दें कि हाँ भाई, पब्लिक परसेप्शन को दूर करने के लिए कि सरकार कुछ कर रही है। एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड एनालिसिस होना चाहिए कि आखिरकार ये एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, और पास्ट से हमने क्या लेसन सीखे हैं, और आगे कैसे, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो आगे इन एक्सीडेंट्स को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए। देखिए, फिर इन्होंने एक बात उठाई है कि एक्सीडेंट एंड कैजुअलिटीज़ की, कि कई बार एक्सीडेंट ऐसे होते हैं कि देखिए, इस एक्सीडेंट का ही वो एग्जांपल लेते हैं, केस स्टडी लेते हैं कि इस बार जो ये एक्सीडेंट हुआ ये एक फ्लैट टेरेन पे हुआ, यानी जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ ना तो कोई माउंटेन एरिया या फिर कुछ कर्व्ड एरिया था,
तो अधिकतर केसेस में जब भी एक्सीडेंट होता है तो इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट में कुछ ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं डीरेलमेंट के बाद में। तो कमिश्नर ऑफ सेफ्टी को यह भी पता लगाना चाहिए कि, और लगाएंगे भी वो, कि क्यों इस एक्सीडेंट में ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई और क्यों, मतलब इस तरह का केस क्यों सामने आया। और फिर जो हाई अथॉरिटीज़ के द्वारा कहा गया कि गिल्टी वुड नॉट बी स्पेयर्ड, लेकिन अब देखिए इस बात से क्या पता लगता है गिल्टी वुड नॉट बी स्पेयर्ड? इस बात से तो यह पता लगता है कि ऑलरेडी उन्होंने यह अज्यूम कर लिया है कि इट्स हु नॉट व्हाट, यानी कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई पर्सन इस एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनकी इस बात से तो यही पता लगता है। वो यह नहीं देख रहे कुछ पूरा जो स्ट्रक्चर है वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, यानी पूरा का पूरा एक सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और देखिए जब भी ये एक्सीडेंट होते हैं, ये एक्सीडेंट एक कम्युलेटिव फेलियर का नतीजा होते हैं, यानी एक बंदे की गलती नहीं होती, कम्युलेटिव फेलियर होते हैं। यानी कम्युलेटिव फेलियर का एग्जांपल मैं आपको दूं, इसका एग्जांपल यह है कि ऐसा हो सकता है कि फंड्स ना रिलीज़ किए हों, हो सकता है कि निचले लेवल पर काफ़ी गलतियां बताई गई हों लेकिन ऊपरले लेवल ने इंप्लीमेंट ना की हों, हो सकता है कि देरी हुई हो उसमें, हो सकता है कि जो गलतियां उन्होंने बताई उस पर प्रॉपर असेसमेंट ना की गई हो। तो ये कम्युलेटिव एरर्स का नतीजा होता है। एक बंदा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, पूरा का पूरा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है और कुछ बढ़कर गलती बड़ी होती जाती है। यानी देखिए आज अगर ट्रेन बारीकी से बचती है, ट्रेन अगर आपको रिसर्च में पता लग गया कि ट्रेन बच रही है बार बार, यानी नियर मिस हो रहा है, एक्सीडेंट होने से बचा जा रहा है, अगर आप इस बात पे कोई एक्शन नहीं लेते हो तो आगे जाके यहाँ एक्सीडेंट होगा ही होगा, बड़ा एक्सीडेंट होगा, गलती बढ़ती 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 बड़ी होती जाएगी और लास्ट में होगा यही कि एक्सीडेंट होगा। तो इनसे सबक लेते हुए कोई भी सिस्टमैटिक एनालिसिस यहाँ पर नहीं होता है। तो सिस्टमैटिक एनालिसिस जरूर होना चाहिए इसका। बाद में ये क्वेश्चन उठाते हैं, देखिए जो रेलवे है वो ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। जो यहाँ इंफॉर्मेशन फ्लो करती है वो एक डिपार्टमेंट रूट से फ्लो करती है, यानी एक जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी उसमें टाइम लगता है, डिपार्टमेंट में से फ्लो करेगी। तो एक रेड टेपिटिज्म तो नहीं कह सकते, मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि फाइलों में बात दब के रह जाती है। ऐसा सही में होता है। मैं आपको बताता हूँ, एक पर्सनल केस स्टडी आपको बताता हूँ मैं। देखिए प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज में, यहाँ कैसे इशू आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई भी आपको चीज़ में रेक्टिफिकेशन करवानी होती है तो प्रोसीजर क्या होता है, देखिए ये हायरार्की है, ए और बी, नीचे आता है उसका बी। अगर बी को कोई चीज़ चेंज करवानी है तो क्या होगा, बी ए को मेल लिखेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, अगर सी, तो उसको भी सीसी में डालेगा, यानी बी ए को मेल लिखेगा और सीसी में डालेगा सी को, यानी बी ने ए को मेल लिखी और सी को भी साथ साथ पता लग गया कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और ए का भी उसी विदिन 1 आवर रिप्लाई आता है कि यस इट इज अप्रूव्ड एंड नाउ यू कैन प्रोसीड। ऐसे चेंज होता है मिनट में, 1 घंटे में चेंज हो गया, कोई रेक्टिफिकेशन हुई। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। गवर्नमेंट में ये पर्सनल देखा हुआ एग्जांपल है, मतलब देखिए सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक जैसे नहीं होते। ये मतलब सब चीज़ों को जनरलाइज आप नहीं कर सकते, लेकिन होता कैसे है गवर्नमेंट में। अब जैसे एक यानी बी को चीज़ चेंज करवानी है ए से, तो होता क्या है, बी ए को फाइल में, सबसे पहले तो देखिए ईमेल से काम नहीं चलता है, वहाँ पे फाइलों में काम चलता है गवर्नमेंट में, अधिकतर डिपार्टमेंट अभी भी। यहाँ तो मेल से काम चलता है, ईमेल आपने सेंड कर दी, यहाँ फाइल से काम चलता है। तो बी ने ए को मेल लिखी तो सबसे पहले वो फाइल बना के भेजेंगे ए को, तो ए फाइल नहीं लेगा क्योंकि एक बड़ा आदमी है, तो ए अपने सेक्रेटरी को कहेगा कि फाइल लेने के लिए। अब 2-3 दिन तो वो फाइल सेक्रेटरी के टेबल पे ही पड़ी रहेगी, सेक्रेटरी भी आराम से वो काम करेगा, आराम से साहब की फाइल टेबल पर वो फाइल रखेगा। तो ए क्या करेगा, ए भी उस पर डिसीजन लेने में वक्त लगाएगा, क्योंकि ए को लगता है कि देखेगा कि क्या रिपरकशंस इसके हो सकते हैं। हर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डरता है, कैजुअली लेता है वर्क को, मतलब हो जाएगा, क्या दिक्कत है। दोबारा से कहता हूं, मैं इस बात को जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन यूजुअली बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऐसे ही होता है। आज भी फाइल्स से रिलेटेड काम होता है, और देखिए होना भी चाहिए, मैं यूं नहीं कह रहा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए टीसीएस जो है, अगर इसमें कोई इशू आता है तो इसमें तो क्या होगा, प्राइवेट कंपनी को लॉस होगा। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का एक रीज़न यह भी है देरी से काम होने का, क्योंकि इनके डिसीजंस के रिपरकशंस हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, यानी पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इंटरेस्ट पर डिपेंड रहता है, इसलिए ये सोच समझ कर फैसला लेते हैं। लेकिन ज़्यादा ही सोच लेते हैं, ज़्यादा ही समझ लेते हैं, इसलिए इसमें डिले होता है। तो थोड़ा एक केस स्टडी थी, एथिक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं कि कैसा इंटरनेट का आईसीटी का यूज़ करते हैं उसमें, और कैसे गवर्नमेंट में आज भी काम वैसे ही पड़ता है, ऐसे में इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगला जो पॉइंट है इसमें, ज़्यादा हमें क्या है, हमें रिफॉर्म्स लाने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय कि अभी फार फाइटिंग पे, यानी कुछ इनिशिएट, यानी जल्दी से कुछ स्टेप्स उठाएं और बाद में इसको भूल जाएं। देखिए एक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये सजेशन दे रहे हैं कि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी निचले लेवल पर कोई भी छोटी से छोटी गलती होए, छोटी से छोटे अगर कुछ नॉर्म्स, इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स है उससे कुछ डेफिएशन होए,
जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, पटरी को डेली चेक करना होता है। अगर किसी निचले लेवल पे अगर पटरी को डेली चेक नहीं किया जा रहा है, एक दिन की जो सीमा होती है उसको बढ़ा के 2 दिन में पटरी पे चेक किया जा रहा है, तो ये डेविएशन है नॉर्म से रिलेटेड। तो अगर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली जो निचले लेवल पे कोई ना कोई वर्कर होगा उसकी शिकायत ऊपर तक यानी अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकेगा कि देखिए यहाँ पर डेविएशन हो रहा है नॉर्मल जो है उस चीज़ से। तो इससे क्या होगा, एक तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा, बजाय कि पहले वो बात पहुंचाएंगे अपनी वहां तक तो सुपरवाइजर्स तक, सुपरवाइजर करेंगे क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं चलने दो। तो इस तरह से एक पूरा फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए नीचे से लेकर ऊपर तक। ब्रिटिश ने क्या किया है, ब्रिटिश ने अभी एक ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। ऑनलाइन सिस्टम से क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं इंडिविजुअल से, अगर कोई भी मिस या एरर्स हो रही है निचले लेवल पर तो ये क्या करते हैं, ऑनलाइन वो अपनी इस चीज़ को बता सकते हैं हायर लेवल्स पर। इसके बहुत से फायदे होते हैं। देखिए, एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रही, कॉन्फिडेंशियल रहेगा पूरा का पूरा सिस्टम, बंदे का नाम नहीं पता लगेगा कौन जिस बात का खुलासा वो कर रहा है। दूसरा, रियल टाइम बड़े लेवल्स पर ऊपर के लेवल्स तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखिए कोई भी डिफिकल्टी भी नहीं आएगी, सिस्टम पूरा का पूरा इंप्रूव हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन उठाते हैं वो इन्वेस्टमेंट का उठाते हैं। ये कहते हैं कि सभी के लोग कहते हैं, सारे जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं एक ही बात कहते हैं कि आप रेलवे की सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। ये कहते हैं ठीक है इन्वेस्टमेंट तो आप बढ़ाइए, लेकिन आप रिजल्ट पर फोकस नहीं कर रहे हैं। पहले जो आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है उसका क्या रिजल्ट हुआ, आप एक रिसर्च तो कीजिए कम से कम कि जो इन्वेस्टमेंट पास्ट में करी थी उसका क्या रिसर्च हुआ। फिर ये एग्जाम्पल बताती है कि 2001-3 में उस टाइम पे HR खन्ना की कमेटी की रिपोर्ट आई। उस HR खन्ना की कमेटी की रिपोर्ट में 17,000 करोड़ दिए गए रेलवे की सेफ्टी के लिए और सिस्टमेटिक ढंग से काफ़ी चीज़ें की गई। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, जो डीरेलमेंट है वो रिड्यूस हुई। ये डाटा भी दिया इन्होंने, 0.44 से घटकर 0.13 रह गई। डेटा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रहेगा। तो इनका कहना यह है कि मेनली उससे फ़ायदा यह है कि जो डीरेलमेंट है उसमें कमी आई। लेकिन एनालिसिस तो क्या किया है, एनालिसिस तो आपने कुछ किया ही नहीं। क्यों वो डीरेलमेंट में कमी आई, क्या अच्छा इस कमेटी ने किया, 17,000 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट हुए कि डीरेलमेंट में इतनी कमी आई 2013 तक। उसके बाद से बढ़ रही है, देखिए 13 तक कमी आई, 14, 15 और 16 यहाँ डीरेलमेंट बढ़ रही है। तो कुछ सिस्टमेटिक रिसर्च होनी चाहिए ना, जो भी आप चीज़ें इंप्लीमेंट कर रही हो, अच्छी हो बुरी हो जो भी हो, कम से कम आपको पता तो लगना चाहिए कि जो आप स्टेप्स लगा रहे हो। जैसे हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर बुक पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि यूपीएससी के पेपर में वो क्वेश्चन आया कि नहीं आया, तो हमें पता लगता रहता है ये बुक कितनी काम की है, कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो हम हिट एंड ट्रायल लगा लेते हैं, हमारे दिमाग में चलता रहता है। ऐसे ही तो सबसे बेसिक चीज़ है, अथॉरिटीज़ को भी ऐसा ही करना चाहिए, कुछ एक पता होना चाहिए कि क्या फ़ायदा नुकसान हो रहा है। लेकिन देखिए, बहुत सारी एक्सीडेंट्स के बाद में बहुत सारी कमेटीज़ आती हैं, बहुत सारी कमेटीज़ अपनी अपनी रिपोर्ट्स देती हैं, लेकिन होता क्या है, वो कमेटी की रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं होती, बस धूल पे धूल जमा होती रहती है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट्स है वो इंप्लीमेंट नहीं होती। तो बजाय इसके कि एक नई कमेटी बनाई जाए, बस यही देखना चाहिए कि पास्ट में जो कमेटीज़ बनाई गई थी और उसके बाद से एक नई कमेटी बनाई जाए कि क्या फेलियर रही और अब क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो ये सारे आज के आर्टिकल्स थे, और पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। ऑटोनॉमी के बीच में, क्योंकि बीसीसीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है, तो इसकी जो ऑटोनॉमी है वो भी बरकरार रहनी चाहिए और रिफॉर्म्स भी इसमें आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी इसकी वर्किंग होनी चाहिए। तो ये सारा आर्टिकल था। जो अगला जो आर्टिकल है ये जीका वायरस से रिलेटेड है। जीका वायरस आपको पता होगा, अब तो इसे वो भी कर दिया, मतलब WHO ने इसको इमरजेंसी भी जो डिक्लेयर करी थी उस पर उसको भी समाप्त कर दिया। जीका वायरस का नाम आता है युगांडा के फॉरेस्ट से। सबसे पहले ये युगांडा में देखने को मिला था और वहीं से इसका नाम आता है, जीका फॉरेस्ट यानी है युगांडा में। तो पिछले साल करंट अफेयर में ज़्यादा था, लेकिन यूपीएससी का क्या है, यूपीएससी 4-5 साल के कंटेम्प्रेरी अफेयर जरूर पूछती है। मतलब देखिए, अगर अब आपको पेपर देना 2017 में, तो अगर 2015 में, 14 में, 13 में, मतलब 4-5 साल की जो भी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन, जो भी कंटेम्प्रेरी इवेंट है, उनको पढ़ना जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो 4-5 साल की कंटेम्प्रेरी इवेंट्स होती हैं ये रिपीट होती रहती हैं। मतलब जैसे जीका वायरस पहले काफ़ी बार रिपीट हुआ, आज भी रिपीट हो रहा है। बस हमें क्या करना है, हमें रिवाइज करना है टाइम टू टाइम पे। जैसे आज जीका वायरस की 3-4 बातें हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। रिपीट होती रहती हैं चीज़ें, लेकिन हमें रिवाइज करते रहना है। सबसे पहले ये युगांडा के फॉरेस्ट से डिटेक्ट हुआ था वहाँ पे, और जो मंकी में, बंदर में पाया गया था सबसे पहले 1947 से लेके यहाँ 1952 के बीच में। यह इस वायरस से फैलता है एडिस अगे, तो यही भी डेंगू के लिए भी यही होता है, मॉस्किटो जो होता है। और यह नीचे लिखा भी है, डेंगू और चिकनगुनिया में भी यही जो वायरस होता है
मच्छर का। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा तो फैला लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, ब्राज़ील में तो बहुत सारे केसेस इसमें देखने को मिले, और उसके बाद में इमरजेंसी तब डिक्लेयर करी थी WHO ने जब इवन US तक यह फैल गया था। तो देखिए US में अगर कोई डिजीज़ फैलेगा तो मतलब डेफिनेटली WHO के लिए तो वो इमरजेंसी होएगी ही। और वैसे तो देखिए बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जो अफ्रीका में हैं, लेकिन WHO उन पे कुछ एक्शन तो लेता है, ऐसे नहीं कह सकते WHO कुछ एक्शन लेता है, लेकिन हरकत में तभी आता है जब इस तरह की डिजीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर वहाँ फैलता है। तो देखिए जीका वायरस से होता क्या है, जीका वायरस का सबसे ज़्यादा असर तो इस पर ज़्यादा विवाद है। लोधा लेटेस्ट क्या हुआ है वो भी हमने डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि सभी को रिमूव कर दीजिए और एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति कीजिए जो देखेगा सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसपेरेंट हो, और ऑडिट होना चाहिए सारी चीज़ों का, डोमेस्टिक इंटरनेशनल और IPL मैचेज इन सब का ऑडिट होना चाहिए। अब कई सारे क्वेश्चन इसमें उठते हैं कि लोधा कमेटी को क्या आवश्यकता थी, क्योंकि देखिए पहले ही इस बात पर आरोप लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक अपने जुडिशियल ओवररीच है। कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आरोप लगाते हैं कि जुडिशियल ओवररीच है, BCCI एक प्राइवेट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। तो और उसके बाद से ये लोधा कमेटी ने का एक नाम सुझाना, पर्टिकुलर नाम GK पिल्लई का उन्होंने नाम बताया कि आप इन्हें अपॉइंट कीजिए। तो क्या जरूरत थी उनको एक पर्टिकुलर नाम सुझाने की? सुप्रीम कोर्ट अपने आप से डिसाइड कर लेती कि उन्हें ऑब्जर्वर चाहिए या नहीं चाहिए। सो यह तो कंफ्यूजिंग है कि उन्होंने नाम क्यों सुझाया। मे बी यह भी हो सकता है कि जो ये पैनल है वो अपसेट है। देखिए कई सारी चीज़ें हुई हैं इससे पहले, जो लुका छुपी हम कह रहे हैं कि विवाद की स्थिति, कई चीज़ें हुई। इवन लोधा कमेटी के मना करने के बावजूद एनुअल जनरल मीटिंग हुई BCCI की, उनमें BCCI ने उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने की बात कही जिसे लोधा कमेटी ने मना किया गया था, यानी सिलेक्टर्स की संख्या 3 होनी चाहिए, BCCI ने 5 की, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं। जब लोधा कमेटी ने यह कहा कि आप फंड्स मत दीजिए स्टेट बॉडीज़ को, तो BCCI ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया कि लोधा कमेटी हमें कह रही है कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। तो ये कई सारे इश्यूज़ थे जिससे लोधा कमेटी शायद गुस्से में आ गई, तभी उन्होंने इस तरह का ड्रास्टिक कदम उठाया और एक पर्टिकुलर नाम सुझाया। अब BCCI प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के पास में 3 दिसंबर तक का टाइम है, यानी 3 दिसंबर तक उनको ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने हैं, अदरवाइज फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो अपना डंडा चलाएगा कि रिफॉर्म्स किस हिसाब से इंप्लीमेंट करने हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट को भी एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी तो आनी ही चाहिए नो डाउट, लेकिन एक बैलेंस भी स्थापित होना चाहिए रिफॉर्म्स के बीच में, और न्यू बॉर्न बेबीज पे होता है और उनके हेड पे होता है। यहाँ पे देखिए इनका जो इससे जीका वायरस से जो माइक्रोसेफली जो ये डिजीज फैलता है, इससे जो न्यू बॉर्न बेबीज होती है उनका हेड का साइज है वो छोटा, बिलो एवरेज रहता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो ब्रेन ग्रोथ करता है उनकी नॉर्मल रेट से कम ग्रो करता है, यानी स्लो ग्रोथ रेट होती है ब्रेन की। और जो सिर की यानी हेड की सर्कमफ्रेंस है वो भी लेस देन 31 to 32 सेंटीमीटर होती है। तो यानी सिर का आकार थोड़ा एबनॉर्मल होता है। यहाँ पे देखिए सिर का आकार थोड़ा एबनॉर्मल है। तो अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ में। अब क्या है, अब WHO ने इसे डिक्लेयर किया कि जो जीका वायरस है अब नो लॉन्गर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, यानी अभी ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। अब देखिए जीका वायरस में कम से कम 2300 केसेस सामने आए, 2300 केसेस ऐसे केसेस जो माइक्रोसेफेलिस डी से जो हमने अभी डिस्कस किया उससे ग्रस्त लोग सामने आए। इससे प्रभावित होकर 1 फरवरी को इन्होंने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, क्योंकि देखिए हाई नंबर ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सामने आ रहे थे ब्राज़ील में और इवन फ्रेंच पोलिनेशिया 2014 के अंदर में। और देखिए कुछ रीजंस जो बताए गए जिसलिए ये पब्लिक इमरजेंसी लगाई, वो रीजंस ये हैं। पहला रीजन तो ये है कि कुछ अननोन कैजुअल लिंक था वायरस के बीच में और माइक्रोसेफेली जो ये डिजीज है उसके बीच में और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस के बीच में, तो ये लिंक नहीं पता लगा पा रहे थे। और दूसरा ये रीजन है कि पूरे ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड में फैलने का इसका खतरा पैदा हो गया था। और तीसरा रीजन है कि कुछ दवाइयां भी उस टाइम पर नहीं थी, डायग्नोस्टिक टूल किस हिसाब से इसका इलाज किया जाए, क्या टेस्ट इसके लिए रखा जाए, कुछ भी नहीं पता लग रहा था। और एक इम्यूनिटी का भी लैक था इस वायरस के प्रति न्यूली अफेक्टेड कंट्रीज में, यानी जो नए नए देश इससे ग्रस्त हैं उनमें भी कुछ इम्यूनिटी का पता नहीं लग पा रहा था, लैक ऑफ इम्यूनिटी थी। तो ये सारे रीजंस थे, 4-5 रीजंस थे, ये बताए गए थे जब पब्लिक इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद में देखिए लिंक था, मई में लिंक पता लग गया, मई में साफ साफ साइंटिस्ट ने एक लिंक खोज निकाला किस रूट से ये फैलता है। और तब तक देखिए 67 कंट्रीज़ में ये फैल चुका था। अभी भी ये 67 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें
ठीक है, एक बात अच्छी है कि इसको जो काटजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा ही नहीं है इस बात पर बोलने के लिए, क्योंकि बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने एक हार्ड लाइन लेना स्टार्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो आप रिफॉर्म लाइए, नहीं तो हम रिफॉर्म लाएंगे अपने हिसाब से। तो उसी हिसाब से उसी कड़ी में अब ये यानी अब फाइनल कंक्लूजन इस बात का, पूरे रिफॉर्म्स इस पूरे विवाद का होने वाला है। अब लोधा कमेटी ने फाइनली एक नाम सजेस्ट किया है। लोधा कमेटी ने फाइनली कहा कि सभी पॉलिटिशियंस को और जो लोग 70 साल से ऊपर हैं उनको आप हटा दीजिए। यह बात फाइनली कही है अब लोधा कमेटी ने। इन्होंने एक नाम भी सजेस्ट किया है, जीके पिल्लई। जीके पिल्लई जो एक फॉर्मर होम सेक्रेटरी है, इनका नाम सुझाया है लोधा कमेटी ने कि आप इन्हें एज गाइड के तौर पर नियुक्त कीजिए ताकि ये देख सकें या रिफॉर्म्स लाने में मदद कर सकें। तो अब बढ़ते हैं कुछ आर्टिकल की तरफ में। ये सारा कंटेक्स्ट था। देखिए, ये तो डिसअपॉइंटमेंट है कि अभी एक ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज चल रही है इंडिया और इंग्लैंड की, और पूरा का पूरा सीजन पैक है, और फिर भी इस क्रिकेट के जो अफेयर्स हैं उनमें इस तरह का उथल पुथल देखने को मिल रहा है। तो ये रियली इट इज़ डिसअपॉइंटिंग। और जो क्रिकेट बॉडीज़ हैं वो रिफॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वाई दे आर रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट द रिफॉर्म्स? दे आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्रिकेट। एंड सुप्रीम कोर्ट जब से सुप्रीम कोर्ट ने लोधा कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है, तभी से यह साफ हो गया था कि ये बाइंडिंग है, यानी आज नहीं तो कल बीसीसीआई को ये एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो अवॉइड कर सकें, जिससे ये भाग सकें। मेन जो इश्यूज हैं, सबसे बड़ा इश्यूज तो वो 70 साल और जो पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स का है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि सारे के सारे तो पॉलिटिशियंस ही हैं। अगर वो रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका मतलब है उनकी छुट्टी। वो क्यों चाहेंगे अपनी छुट्टी? इसीलिए वो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे जो स्टेट एफिलिएट्स हैं बीसीसीआई के, यानी जो स्टेट बॉडीज़ हैं बीसीसीआई के, वो ये कह रही हैं कि हम तो बीसीसीआई से रिलेटेड ही नहीं है। डोंट कंसिडर आवर सेल्फ आर रिलेटेड टू द बीसीसीआई, सो वाई वी इम्प्लीमेंट दोज रिफॉर्म्स? व्हाट इज नीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द रिफॉर्म्स इन आवर बॉडीज? तो वह ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बीसीसीआई से रिलेटेड नहीं है तो हम रिफॉर्म्स नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। वन स्टेट वन वोट, ये भी एक ऐसा इशू है। गुड मॉर्निंग, टुडे इज 23 नवंबर 2016 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। पहला आर्टिकल आज डिस्कशन का बीसीसीआई में रिफॉर्म से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीसीसीआई में रिफॉर्म्स लाने के लिए लोधा कमेटी का गठन किया गया था, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। सबसे पहले तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। आईपीएल में आपको याद होगा 2013 में स्कैंडल हुआ। स्कैंडल, उसमें बैटिंग के चार्जेस लगे कुछ प्लेयर्स पर, और जो उस टाइम के चीफ थे श्रीनिवासन, उनके दामाद गुरुनाथ मेहपन पर। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था लोधा कमेटी, जो ये फॉर्मर सीजीआई थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इस कमेटी का दायरा था कि बीसीसीआई में वाइड स्प्रेड रिफॉर्म्स लाए जाएं हर एक दायरे में। तो उसके बाद से इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। जब लोधा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी तो ये देखिए कुछ रिकमेंडेशन जो इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि जो आईपीएल है और बीसीसीआई दोनों की जो वर्किंग है, गवर्नेंस है, वो अलग बॉडीज़ के द्वारा होनी चाहिए, और आईपीएल को एक लिमिटेड ऑटोनॉमी देने की बात इन्होंने कही। और इन्होंने कहा कि कोई भी बीसीसीआई का जो ऑफिस बीरर है, यानी बीसीसीआई में जिसने पद ग्रहण किया है, 2 पोस्ट पे वो साइमल्टेनियसली पद ग्रहण नहीं कर सकता, यानी 2 पोस्ट पे वो नहीं रह सकता। और कोई भी मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है वो बीसीसीआई का पदाधिकारी नहीं हो सकता। 3 साल का टेन्योर रखा और लिमिट रखी कि 3 टाइम तक हो सकता है, एक बार में 3 साल का, और लिमिट 3 साल तक। एक स्टेट का 1 वोट होना चाहिए, और एथिक्स ऑफिसर के गठन की इन्होंने बात कही, यह देखने के लिए कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं। इस तरह के रिफॉर्म्स इन्होंने लाए लोधा कमेटी ने। लेकिन अब देखिए, अगर ये सारे के सारे रिफॉर्म्स अगर बीसीसीआई इंप्लीमेंट करती, तो फिलहाल के जो बीसीसीआई के पदाधिकारी हैं, आप देख लीजिए अनुराग ठाकुर एक एमपी हैं, बीजेपी के एमपी हैं हिमाचल प्रदेश से। ना सिर्फ अनुराग ठाकुर, और भी बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे ही जो पदाधिकारी हैं वो या तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या फिर आप देखिए पॉलिटिशियंस हैं, ज़्यादातर वैसे पॉलिटिशियंस हैं। तो बीसीसीआई ने यह रिफॉर्म नहीं माने। उन्होंने कहा, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ वो टाल मटोल करते रहे। उन्होंने कहा कि यह करेंगे तो आईसीसी से हमारी जो रिकॉग्निशन है वो ख़त्म हो जाएगी। बाद में उन्होंने जो काटजू हैं, पूर्व जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के काटजू, उनकी भी मदद ली।